In particular, globalization in its economic and political form has led to a process of state retreat, even fashioning what some called the post-sovereign state. Others, nevertheless, argue that conditions of flux and transformation underline the need for the order, stability, and direction that only the state can provide is greater than ever. सो हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। आज इस फाइनल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी के कॉन्सेप्ट को। इस वीडियो के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को आज आपके साथ ख़त्म करने का प्रयास करेंगे एंड समझेंगे कि क्या मेजर डिबेट्स हैं सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी के बेसिस पर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सोवरेनिटी के, साथ ही कैसे जो सोवरेनिटी का जो नेचर है वो चेंज हुआ है इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसको भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने कैसे अफेक्ट किया है सोवरेनिटी को। साथ ही हम डिस्कस करेंगे स्टेट सोवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन को, जो कि एक मेजर डिबेट कॉन्सेप्ट है, एक डिस्कशन है जिसमें ये कहा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है सोवरेनिटी को। वहीं एक और कहा गया है कि स्टेट सोवरेनिटी इज़ इंटैक्ट। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड समझने का प्रयास करिए कि जो सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी पर जो मेजर डिबेट्स, पॉलिटिकल जो डिबेट्स हैं वो क्या हैं, क्या उसका नेचर है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कैसे उसने अफेक्ट किया है इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इन सभी को आप समझें इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो या कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ या कॉन्सेप्ट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपसे कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप ना हो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स के थ्रू भेज सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं एंड आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको आप पोस्ट कर सकते हैं एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे। आप सिंपली क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपनी सजेशंस वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए वीडियो की कॉन्सेप्ट की हम स्टार्टिंग करते हैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स के साथ कि कौन कौन से अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हैं सोवरेनिटी के इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन की एज में जो सोवरेनिटी के डिफरेंट और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है वो क्या है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। So, the rise of globalization has stimulated a major debate about the power and significance of the state in a globalized world. Three contrasting positions can be identified. In the first place, some theorists have boldly proclaimed the emergence of post-sovereign governance. So, first of all, अगर हम हाइपर ग्लोबलिस्ट की बात करें, जो कि प्रो ग्लोबलिस्ट भी हैं, जो ग्लोबलिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ डाइल्यूटेड द नोशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने जो स्टेट सोवरेनिटी का जो नोशन है उसको बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है। यानी कि आजकल हर एक चीज़ जो है वो एक बॉर्डरलेस हो चुकी है। ठीक है, ये मानते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट। इनका मानना है कि आज की ज़माने में इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जितने भी आइडियाज़ हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जितने भी पीपल्स हैं, वो माइग्रेट होते हैं एक कंट्री से अदर कंट्री तक। ठीक है, हर एक चीज़ जो है वो बॉर्डरलेस हो गई है, चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ हो, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर पर कोई भी ट्वीट हो एंड सो ऑन। सभी हर एक चीज़ जो है वो आजकल बॉर्डरलेस है। ठीक है, ये कहते हैं कि आज की जो दुनिया है वो एक ग्लोबलाइज्ड विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है।
सो इस प्रकार जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं, जो प्रो ग्लोबलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने जो स्टेट सॉवरेनिटी का जो एक नोशन है जो वेस्ट फीलिंग टाइम में बनाया गया था उसको पूर्ण तरह से डाइल्यूट कर दिया है। वहीं जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है, वो है रियलिस्ट। ये कहते हैं कि स्टेट सॉवरेनिटी इज़ वेरी मच इंटैक्ट एंड इन मैनी वेज हैज़ गॉट न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड डायमेंशंस। ये कहते हैं कि स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा स्थिर हो गई है बहुत सारी वेज के अंदर, ठीक है। एंड जो स्टेट है उस स्टेट के पास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, डायमेंशंस आ गई हैं कंट्रोल करने की, बहुत ज़्यादा पावर आ गई है स्टेट के पास, जब से ये कल्चरल इकोनॉमिक जो डायमेंशंस हैं ग्लोबलाइजेशन की ये डेवलप हुई हैं, ये इमर्जेंस हुई हैं। ये जो रियलिस्ट हैं ये नहीं मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन ने कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसने अल्टर कर दिया है कोर फीचर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जो कि एज इन अर्लियर एराज जो सोवरन स्टेट हुआ करते थे आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स हुआ करते थे व्हाट गोज ऑन विद इन देयर बॉर्डर्स। उन्हें पता रहता था क्या उनके बॉर्डर से चीज़ बाहर जाती हैं, क्या उनके बॉर्डर से चीज़ अंदर आती हैं, ठीक है। एंड रिमेन द प्रिंसिपल एक्टर्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज। स्टेट सोवरेनिटी इज़ वेरी मच इंटैक्ट एंड इन मैनी वेज हैज़ गॉट न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड डायमेंशंस। ये मानना है रियलिस्ट का। इन दोनों ही पर्सपेक्टिव्स के बीच एक जो मिडल ग्राउंड है, जो मिडल पॉइंट है या फिर जो थर्ड पोजीशन है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट क्वालिटेटिव चेंजेस इन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट एंड इन द नेचर ऑफ सोवरेनिटी बट emphasizes that these have transferred the state rather than simply reduce or increased its power। यानी कि जो इसकी मिडल पॉइंट जो है, जो थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पोजीशन जो है वो ये कहती है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने अल्टर कर दिया है, ठीक है, जो रोल है, जो इम्पोर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंस है स्टेट का उसको, साथ ही इसने जो सोवरेनिटी की जो नेचर है उसको भी बिल्कुल अल्टर कर दिया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये मानते हैं कि कुछ ऐसे क्वालिटेटिव चेंजेस आए हैं, जो रोल है, जो सिग्निफिकेंस है स्टेट का, साथ ही जो सोवरेनिटी है, नेचर है सोवरेनिटी का उसके अंदर, ठीक है। लेकिन वो अभी भी एम्फेसिस करता है दैट दीज हैव ट्रांसफर्ड द स्टेट रेदर देन सिंपली रिड्यूस और इंक्रीज इट्स पावर। सो ये कुछ मेन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हैं सोवरेनिटी के इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको थोड़े बहुत तो समझ आए होंगे। अब आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हाउ सोवरेनिटी इज़ अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के कारण कैसे जो सोवरेनिटी है वो अफेक्ट हुई है, ठीक है, कैसे वो प्रभावित हुई है। इस कॉन्सेप्ट को आइए हम समझते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द नोशन ऑफ टेरिटोरियलिटी। देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है उसने सबसे पहले तो अफेक्ट करा है जो टेरिटोरियलिटी की जो नोशन है उसको, ठीक है। इससे क्या हुआ है, जो बॉर्डर जो हैं, ठीक है, वो परमिएबल हो गए हैं, इंक्रीजिंगली परमिएबल स्टेट बॉर्डर्स, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो सिर्फ एक बॉर्डर तक सीमित नहीं है, वो बॉर्डर के बाहर तक पहुंच जाती है, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हो, व्हाट्सएप मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इवन जो आइडियाज़ हैं हमारे, ठीक है, जो कमोडिटीज़ हैं वो भी अब बॉर्डरलेस हो चुकी हैं। एक नोशन आ गया है सुप्रा टेरिटोरियलिटी का, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इस तरीके के सुप्रा टेरिटोरियलिटी के जो नोशन है वो उभर कर सामने आए हैं। साथ ही जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, TNCs हैं, MNCs हैं, वो डी टेरिटोरियलाइज्ड हो गई हैं, ठीक है। ग्लोबलाइज्ड अफेक्टेड द नोशन ऑफ टेरिटोरियलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर ये मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट्स सच एज द राइज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, एंड द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, और साथ ही जो स्प्रेड हो रहा है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, हैव टेंडेड टू मेक स्टेट बॉर्डर्स इंक्रीजिंगली परमिएबल। इससे क्या हुआ है, जो स्टेट के जो बॉर्डर हैं वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो चुके हैं। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है रीजनलाइजेशन, यानी कि रीजन के बेसिस पर कैसे ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया है सोवरेनिटी को, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियन हो गया, नेफ्टा हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, नेटो हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए जो रीजनलाइजेशन है इसने रिफ्लेक्ट करा है इन द ग्रोइंग प्रोमिनियंस ऑफ रीजनल ट्रेडिंग को, जो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं उनको इसने बहुत ज़्यादा ग्रो करा है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्रोमिनियंस करा है,
ठीक है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया जिसको हम EU के नाम से जानते हैं, एंड द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नेफ्टा हो गया, एंड सो ऑन। इसने भी अफेक्ट किया है स्टेट की सोवरेनिटी को। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर आप कह सकते हैं मैक्रो फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक रेगुलेशन एज प्रोवाइडेड बाय द G20, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए, जितने भी मल्टीलेटरल जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी डेवलप हुए हैं, एस्टेब्लिश हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, ग्रुप ऑफ 20 हो, ब्रिक्स हो, IMF हो, इसने अंडरमाइन कर दिया है द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू ऑपरेट एज ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए कोई भी स्टेट जो है वो कोई भी स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, वो WTO की सहायता से ही कर सकता है, वहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हैं उनको मानना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, इसने अंडरमाइन कर दिया है जो स्टेट की कैपेसिटी थी ऑपरेट करने की ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स को। इससे भी जो सॉवरेनिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, जब से इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ठीक है, जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक हुई है, इकोनॉमी जो ग्लोबलाइज्ड हुई है, आप कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है, एंड साथ ही जो फाइनेंशियल सिस्टम जो आया है उससे भी बॉर्डरलेस ग्लोबल इकोनॉमी डेवलप हुई है। जैसे कि एन इंक्रीजिंग रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविस्ट टेक प्लेस विद इन अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जो कि ओहोम ने कहा है कि जब इंक्रीजिंग हो जाती है रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक प्लेस कर लेती हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड के अंदर, ये कहा है ओहेम ने। ठीक है, वहीं बॉर्डरलेस ग्लोबल इकोनॉमी की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव एक्शन डायलेमा एंड इमरजेंस ऑफ रिस्क सोसाइटी। यानी कि देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है उसने इस तरह से अफेक्ट किया है सोवरेनिटी को, हर एक स्टेट की सोवरेनिटी को, कि अगर देखिए कोई भी चीज़ जो है, कोई भी डायलेमा जो है, कलेक्टिव एक्शन जो है वो लिया जाता है आज के समय में। ठीक है, एक रिस्क सोसाइटी का इमरजेंस होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पैंडेमिक डिसीज़ है, टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है, माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ का कॉन्सेप्ट है, हंगर का, पॉवर्टी का, एनर्जी क्राइसिस का। ठीक है, ये जो हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक टॉपिक हैं, जिनसे अकेला जो एक कंट्री जो है, ठीक है, वो इनसे लड़ नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, ठीक है, उन सभी को, सारे स्टेट्स को मिलकर ही, चाहे उनमें कम पावर है स्टेट्स में, चाहे ज़्यादा पावर है, सभी को मिलकर सामना करना पड़ता है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो। अब देखिए, पैंडेमिक डिसीज़ जैसे कोविड-19 की हम बात करें तो इससे केवल एक कंट्री ही लड़ नहीं सकता, या फिर 2 कंट्री नहीं लड़ सकते। ये पूरी ग्लोबल डिसीज़ थी, ठीक है, पैंडेमिक डिसीज़ थी जो कोविड-19 जो थी, ठीक है, जो अभी भी चल रही है। इससे हर एक कंट्री अफेक्ट हुआ, हर एक जो सोसाइटी का मेंबर है, जो इंडिविजुअल है, वो अफेक्ट हुआ, ठीक है, इस डिसीज़ से। एंड इस डिसीज़ से केवल एक कंट्री ही नहीं लड़ सकता, इससे जो लड़ सकते हैं वो कलेक्टिव एक्शन के साथ ही हम लड़ सकते हैं, एक कॉपरेशन के साथ हम इन चीज़ों के साथ लड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो टेररिज्म का मुद्दा है उससे भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं प्रभावित हैं, ठीक है, अफेक्टेड हैं, माइग्रेशन से भी अफेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हंगर, पॉवर्टी, एनर्जी क्राइसिस, इससे केवल एक कंट्री जो है वो अकेले नहीं लड़ सकता। जो पूरी ग्लोबल जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल फैमिली है, जो ग्लोबल विलेज है, उसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक साथ कॉपरेट कर इन सभी चीज़ों का मुकाबला करते हैं। ठीक है, वहीं डिक्लाइनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटोरियल लोकेशंस। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है उसने जो इम्पोर्टेंस था टेरिटोरियल लोकेशंस का, जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस का, ठीक है, स्टेट बॉर्डर्स का, वो इसने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिए हैं। ठीक है, अब हर एक चीज़ जो है वो बॉर्डरलेस ग्लोबल हो चुकी है। अब देखिए, जब से ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो रेवोल्यूशन हुआ है, जो क्रांति हुई है, उससे ग्रोथ ऑफ क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि रेडियो, सैटेलाइट टेलीविज़न, मोबाइल टेलीफोन्स एंड द इंटरनेट, विच अकर बोथ एट अ स्पीड एंड इन क्वांटिटीज दैट डिफाई द कैपेसिटी ऑफ एनी स्टेट टू डिटेक्ट दैम, स्टिल लेस इफेक्टिवली कंट्रोल दैम।
सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो ग्लोबलाइजेशन है उसने अफेक्ट किया है सोवरेनिटी को, या फिर आप कह सकते हैं जो सोवरेनिटी है वो इन कारणों से, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से अफेक्ट हुई है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया है सोवरेनिटी को इन अ ग्लोबल एज। आइए अब हम बात करते हैं जो इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट का जो क्रक्स है कि कैसे जो नेचर है वो चेंज हुआ है सोवरेनिटी का इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हमें समझना है कि जो भी नेचर में चेंज हुआ है सोवरेनिटी के, इस बदलती जो आज की जो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है उसके अंदर, वो क्या है, ठीक है। ये एक मेजर डिबेट का टॉपिक भी है, मेजर डिबेट का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कलेक्टिवाइज्ड एंड वेलफेयर स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर एरा गेव वे टू न्यू लिबरल स्टेट। देखिए, जो कलेक्टिविस्ट एंड वेलफेयर जो स्टेट हुआ करते थे कोल्ड वॉर एरा के टाइम में, वो अब एक न्यू लिबरल स्टेट में उभर कर सामने आ रहे हैं, ठीक है। इवन आए भी हैं, यानी कि जो कलेक्टिविस्ट और वेलफेयर स्टेट थे कोल्ड वॉर एरा के समय में, वो आज न्यू लिबरल स्टेट में बदल चुके हैं, ठीक है, तब्दील हो चुके हैं। वहाँ पर न्यू लिबरल की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो अपनाई गई है। आई होप कि आपको न्यू लिबरल के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, जिसमें हम मिनिमल स्टेट के बारे में बात करते हैं। न्यू लिबरलिज्म, जिसमें हम वो कहते हैं कि होलोइंग आउट ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का बहुत कम इंटरवेंशन होता है, ठीक है। वो सब ज़्यादा जो पॉलिसीज़ जो है वो डोमेस्टिक को देखते हुए नहीं, वो इंटरनेशनली पॉलिसीज़ को डेवलप करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, डीरेगुलेशन हो गया, इन जैसे कॉन्सेप्ट्स को, इन जैसी जो टेक्निक्स को अपनाया जाता है, ठीक है, मिनिमल स्टेट के अंदर। एंड द रोलिंग बैक ऑफ वेलफेयर प्रोविजंस, एंड जितने भी वेलफेयर प्रोविजंस हैं उनको थोड़ा कम करा जाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो गवर्नेंस में चेंज हो चुकी है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट गेव वे टू गवर्नेंस। देखिए, गवर्नमेंट वो होती है जो कि एक्शन आर्म होता है किसी भी स्टेट का। गवर्नेंस होती है जिसमें जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एनजीओज़ हैं, उनके साथ मिलकर वो कैसे मैनेज करती है स्टेट के अफेयर्स को, ठीक है, कैसे स्टेट को चलाती है, कैसे मेंटेन करती है, इसको हम गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है चेंज्ड रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट्स एंड स्टेट। देखिए, जो रिलेशनशिप मार्केट एंड स्टेट के बीच हुआ करती थी वो चेंज हुई है, स्टेट एंड सोसाइटी के बीच जो रिलेशनशिप हुआ करती थी वो भी चेंज हुई है। देन नेक्स्ट है चेंज नेचर ऑफ सोवरेनिटी। इसने जो सोवरेनिटी के नेचर है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज्ड टेरिटोरियल कंट्रोल, जो कि सेंट्रलाइज्ड टेरिटोरियल कंट्रोल हुआ करता था, बैरियर हुआ करते थे इंटरवेंशन के, वो एक बार्गेनिंग टूल बन गए हैं इन्फ्लुएंस ओवर ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स फॉर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एज के लिए, ठीक है। वहीं हम कह सकते हैं कि जो सोवरेनिटी है, जो सोवरन स्टेट हैं, वो आज पोस्ट सोवरन स्टेट बन चुके हैं, ठीक है, या फिर पोस्ट सोवरन स्टेट होने पर कागार पर हैं, जिसमें मार्केट स्टेट की बात होती है, कंपटीशन स्टेट की बात होती है, पोस्ट मॉडर्न स्टेट की बात होती है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट की बात होती है। ये कुछ मेन फीचर हैं पोस्ट सोवरन स्टेट की। वहीं एक नया जो तरीका है उभर कर आया है सामने, इमरजेंस हुआ है उसका, वो है नोशन ऑफ पूल्ड सोवरेनिटी, जहाँ पर कोई भी जो एक स्टेट जो है वो, जैसे यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, जहाँ पर जो जितने भी स्टेट उसके भागीदारी हैं वो अपने कुछ कुछ सोवरेनिटी को उस यूनियन के अंदर, उस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, उसमें शामिल कर देते हैं, जहाँ पर ये देखा जाता है कि जो स्टेट की जो सोवरेनिटी है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है एक पूल्ड सोवरेनिटी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियान एंड सो ऑन। देखिए, अगर हम पूल्ड सोवरेनिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है द कंबाइंड सोवरेनिटी ऑफ 2 और मोर स्टेट, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स की जो सोवरेनिटी है उसको कंबाइन कर देना, ठीक है, पूलिंग सोवरेनिटी कहलाया जाता है। पूलिंग सोवरेनिटी इम्प्लाइज गेनिंग एक्सेस टू ग्रेटर पावर, ये ग्रेटर जो पावर है उसको एक्सेस करती है, एंड इन्फ्लुएंस देन स्टेट नेशनल सोवरेनिटी। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम कलेक्टिवाइज्ड स्टेट्स की बात करें तो वो होते हैं कि स्टेट डेट सीक टू अबॉलिश प्राइवेट एंटरप्राइज, यानी कि एक ऐसा स्टेट जो कि अबॉलिश करता है प्राइवेट एंटरप्राइज को एंड सेटअप करता है एक सेंट्रली प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी को, वो होता है एक कलेक्टिवाइज्ड स्टेट।
जैसे कि कोल्ड वॉर एरा के टाइम में हुआ करते थे। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम न्यू लिबरल फेज़ की बात करें, जैसे कि अब चल भी रहा है, इसकी अगर हम कोविड-19 की पेंडेमिक की बात करते हैं, इसके बाद अगर हम पोस्ट कोविड-19 की बात करते हैं, तो एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें ये कहा गया है कि हम जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं उसको पढ़ने के बाद कि जो न्यू लिबरल फेज़ है, ठीक है, उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट कि डाउनफॉल ऑफ न्यू लिबरल फेज़ आप कह सकते हैं। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम गवर्नेंस की बात करें, ठीक है, तो गवर्नेंस इज़ अ ब्रॉडर टर्म, एक ही ब्रॉडर टर्म है देन गवर्नमेंट से ज़्यादा, ठीक है। ऑल्दो इट स्टिल हैज़ नो सेटल्ड और एग्रीड डेफिनेशन, इसकी कोई स्टिल या फिर कोई सेटल्ड एग्रीड डेफिनेशन नहीं है। इट रेफर्स इन इट्स वाइडर सेंस टू द वेरियस वेज थ्रू विच सोशल लाइफ इज़ कोऑर्डिनेटेड। गवर्नेंस इज़ देयरफॉर अ प्रोसेस और अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोसेसेस। देखिए, जो गवर्नेंस है वो एक प्रोसेस है या फिर आप कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोसेसेस है, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल मॉडल्स इंक्लूडिंग मार्केट्स, सिविल सोसाइटी, ठीक है, नेटवर्क। ऑल्दो गवर्नमेंट में बी इन्वॉल्व्ड इन गवर्नेंस, इट इज़ पॉसिबल टू हैव गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट। Governance is typified by a blurring of the state/society distinctions. Private bodies and institutions work closely with the public ones, and the involvement of a number of levels or layers. So students, इस प्रकार changing nature of sovereignty in the age of globalization आप समझ सकते हैं कि कैसे जो सॉवरेनिटी का नेचर है वो चेंज हुआ है इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, एट लास्ट अब हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, एक ब्रीफ मेजर डिबेट कर लेते हैं कि स्टेट सॉवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या डिबेट, क्या मेजर डिस्कशन है, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन है उसने डाइल्यूट करा है सॉवरेनिटी को, या फिर जो स्टेट सॉवरेनिटी है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो भी अभी भी स्थिर है। आइए देखते हैं इस मेजर डिस्कशन को, जो कि हमने एंड्रयू हेवुड से लिया है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन डाइल्यूटेड सोवरेनिटी, अगर हम येस के इसके कॉन्सेप्ट को देखें कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है स्टेट सोवरेनिटी को, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन मेड स्टेट बॉर्डर परमिएबल। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने जो स्टेट के बॉर्डर है उसको परमिएबल कर दिया है। अब हर एक चीज़ जो है वो बॉर्डरलेस है, चाहे वो आइडियाज़ हों, चाहे वो आपकी कमोडिटीज़ हों, ठीक है, कुछ भी हो, वो हर एक चीज़ अब बॉर्डरलेस है, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन है, पेंडेमिक डिसीज़ है, टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है, पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ये सभी आजकल परमिएबल हैं, बॉर्डरलेस हैं, जिससे जो ग्लोबलाइजेशन है उसने स्टेट की जो सॉवरेनिटी है उसको डाइल्यूट करा है। वहीं नेक्स्ट है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स राइज हुए हैं, इमर्ज हुए हैं, उन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन के दायरे में इमर्ज हुए हैं, ठीक है, उसने भी जो स्टेट की सोवरेनिटी है उसको डाइल्यूट करा है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट चेंज टू गवर्नेंस, कलेक्टिव एक्शन डायलेमाज, जितने भी कलेक्टिव एक्शंस हैं, डायलेमाज हैं, ठीक है, उससे भी सोवरेनिटी डाइल्यूट हुई है। ह्यूमन राइट्स की बात करें या ग्लोबल जस्टिस की बात करें, इससे भी जो स्टेट की सोवरेनिटी है वो डाइल्यूट हुई है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, जिसने कि चेंज करा है जो सोवरेनिटी का नेचर है उसको। इसको देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन डाइल्यूटेड सोवरेनिटी के जो टॉपिक हैं, जो ये पॉइंट हैं, इनको सपोर्ट करते हैं कुछ आइडियोलॉजीज़, जैसे कि लिबरल, नियो मार्क्सिस्ट, क्रिटिकल थ्योरिस्ट, या जैसा कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। आइए एक बार हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं परमिएबल बॉर्डर्स को। स्टेट बॉर्डर्स, द ट्रेडिशनल गारंटी ऑफ द टेरिटोरियल सोवरेनिटी, आर परमिएबल इन दैट they have increasingly been penetrated by external forces. These include international tourism and the movement of knowledge and information via the internet. Global financial market and transnational capital flows mean that economic sovereignty has become redundant. If the conventional domestic-international divide is increasingly difficult to sustain, states are no longer meaningful territorial units.
वहीं अगर हम बात करें राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स की, सो states are no longer the only or necessarily the dominant actor on the world stage. Transnational corporations या फिर multinational corporations wield greater financial power than many states and can effectively dictate state policy through their ability to regulate production and investment at ease in a globalized economy. वहीं अगर हम बात करें कलेक्टिव डायलेमास की, तो इन मॉडर्न सर्कमस्टांसिस स्टेट आर इंक्रीजिंगली confronted by collective dilemmas, issues that are particularly taxing because they confound even the most powerful of state when acting alone. Quite simply, global problems require global solutions, such as pandemic, COVID-19, climate change, terrorism, and so on. वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की, सो रेस्पेक्ट फॉर स्टेट सोवरेनिटी हैज़ बीन eroded by the growing belief that there are standards of conduct to which all states should conform as far as the treatment of their domestic population is concerned. So these are the yes points on the globalization diluted sovereignty. वहीं अगर हम अदर हैंड बात करें स्टेट सोवरेनिटी जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, इसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं. सो मिथ ऑफ द बॉर्डरलेस वर्ल्ड. देखिए बहुत से मानते हैं कि ये एक मिथ है बॉर्डरलेस वर्ल्ड का, ठीक है. ऐसी अभी भी जैसे पूरी तरह जो कमोडिटीज़ हैं उनका अच्छी तरह फ्लो नहीं होता है, ट्रेड जो है वो अभी भी फ्रीली नहीं हो पा रही है, ठीक है. ये एक तरीका का मिथ है बॉर्डरलेस वर्ल्ड का. इसके अंदर एक मेजर पॉइंट जो है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है रिक्वायर करती है एक ऑर्डर को, एक सिक्योरिटी को, एक लॉ इन्फोर्समेंट को, जो कि एक स्टेट ही प्रोवाइड कर सकता है. वहीं स्टेट जो है वो रिमेन मोस्ट डोमिनेंट एक्टर. ये मानते हैं कि स्टेट जो है वो अभी भी एक मोस्ट डोमिनेंट एक्टर है इंटरनली एंड एक्सटर्नली अफेयर्स में, ठीक है. वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिसीजंस अपने आप लेता है. सोवरेनिटी अडेप्टिंग टू ग्लोबलाइजेशन. जो सोवरेनिटी है उसने केवल अडेप्ट करा है ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, पूल्ड सोवरेनिटी को, सोवरेनिटी एज अ बार्गेनिंग टूल जैसे टॉपिक्स को, पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है. वहीं नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट रिमेन मोस्ट पोटेंट आइडियोलॉजीज़. जो नेशनलिज्म है, जो नेशन स्टेट है, ठीक है, वो अभी भी एक मोस्ट पोटेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, ठीक है. राइज ऑफ नेशनलिस्ट एंड राइट विंग पार्टी. जितने भी नेशनलिस्ट हैं, जितने भी राइट विंग पार्टीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि स्टेट सोवरेनिटी अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी स्थिर है. इस टॉपिक को, इस स्टेट सोवरेनिटीज इंटैक्ट के जो पॉइंट है, इसको सपोर्ट करने में जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो है रियलिस्ट, मिडल ग्राउंड, थ्योरिस्ट. सो स्टूडेंट्स देखिए, मिथ ऑफ द बॉर्डरलेस वर्ल्ड. इसका मतलब ये है कि द इमेज दैट वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय. देखिए इसका मतलब ये है कि इस अभी भी एक तरीके की इमेज है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो कि डोमिनेट करती है ट्रांसनेशनल प्रोसेसेस को. दैट इल्यूड स्टेट कंट्रोल इज़ द बेस्ट एंड द ग्रोस एग्रेशंस, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल इकोनॉमी है, ठीक है. वहीं इसमें सेकंड पॉइंट है कि स्टेट जो है वो अभी भी डोमिनेंट है, पूल्ड सोवरेनिटी है, ठीक है. इस प्रकार आप इन पॉइंट्स को इसके डिबेट के कॉन्सेप्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. सो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, समझ आया होगा. स्टूडेंट्स इस वीडियो की जो भी PDF है, जो भी इसकी स्लाइड्स हैं, जो भी इसके मेजर डिबेट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपसे कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप ना हो. So thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.